मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राज्य व्यवस्थापिका पर चर्चा होगी। संविधान में राज्य व्यवस्थापिका को, स्टेट लेजिस्लेटर को राज्य विधान मंडल कहा गया है, स्टेट लेजिस्लेटर। और संविधान कहता है कि राज्य विधान मंडल के 3 अंग होंगे: राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषदों का होना प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर है कि वे अपने राज्य में विधान परिषद की स्थापना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते। इस पर आगे चर्चा होगी, लेकिन प्रत्येक राज्य में विधानसभाओं का होना आवश्यक है। तो इसके 2 अंग भी हो सकते हैं, 3 अंग भी हो सकते हैं। तो राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, अथवा राज्यपाल तथा राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा को अंग्रेजी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया है और राज्य विधान परिषद को अंग्रेजी में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से संबोधित किया गया है। संविधान यह नहीं कहता कि विधानसभा पहला सदन होगी अथवा विधान परिषद द्वितीय सदन होगी, ऐसा कुछ नहीं कहता। लेकिन सामान्य हम परंपरा के रूप में यह बात देखते हैं। तो क्योंकि विधानसभा के सदस्य आम जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और विधानसभा ही जनता की प्रतिनिधि सदन है, इसलिए विधानसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन, लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। और राज्य विधान परिषद चूंकि विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे द्वितीय सदन के नाम से संबोधित किया जाता है। तो संविधान में प्रथम सदन अथवा द्वितीय सदन नहीं कहा गया है। यह हमारी सामान्य बोलचाल संविधान की भाषा में या राजनीति की भाषा में इसे प्रथम सदन और द्वितीय सदन के नाम से संबोधित किया जाता है। देखें विधानसभा का गठन किस प्रकार से होता है। गठन दोनों सदनों का देख लेंगे, उसके बाद फिर दोनों सदनों की शक्तियों के बारे में तुलनात्मक ढंग से हम विचार करेंगे। तो पहले देखें राज्य विधानसभा का गठन, इसका निर्वाचन। राज्य विधानसभा विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन आम जनता या नागरिक प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो कैसे चुनते हैं? विधानसभा का संगठन प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अपने उम्मीदवारों को वोट देकर के जिताते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार दिया जाता है। गुप्त मतदान होता है कि मतदाता किसे अपना वोट देता है, इसकी जानकारी केवल मतदाता को ही होती है, अन्य को नहीं हो सकती। इसके बाद एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। किसी निर्वाचन क्षेत्र से चाहे जितने भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हों, केवल वही व्यक्ति विजयी घोषित होता है, निर्वाचित घोषित होता है, जिसे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट मिलते हैं। तो जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाता है। और जनसंख्या के आधार पर विधानसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए सीट निर्धारित किए गए हैं और जितने सीट निर्धारित किए गए हैं उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति निर्वाचित होता है। इसके बाद सदस्य संख्या के बारे में संविधान कहता है कि राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 हो सकती है। मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम नहीं हो सकती और 500 से अधिक नहीं हो सकती। इसके बारे में थोड़ा सा एक अपवाद है, जैसे गोवा राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है, अपवाद है। इसके बाद योग्यता। संविधान 3 प्रकार की योग्यताओं की चर्चा करता है। पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष से अधिक हो।
और तीसरा है संसदीय कानून के अनुसार उसमें योग्यताएं होनी चाहिए। संसद ने अनेक प्रकार के कानून बनाए हैं, जिसमें यह भी कानून सम्मिलित है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें कुछ योग्यताएं दी गई हैं और उन योग्यताओं के अनुरूप उस व्यक्ति में योग्यताएं होनी चाहिए। जहां तक अयोग्यता का प्रश्न है, संविधान सदस्यों की या किसी व्यक्ति को अयोग्य मानता है कब, किन परिस्थितियों में, या ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा नागरिक है या व्यक्ति है जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। देखिए, इसमें सबसे पहला है यदि वह किसी लाभ के पद पर हो। लाभ के पद पर का मतलब है जो नियमित रूप से शासन से वेतन लेता हो, सुविधाएं लेता हो, उसे लाभ का पद माना जाता है। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी भारत में किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता, कम से कम विधानसभा, विधान परिषद और इधर लोकसभा, राज्यसभा, इनका चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा है यदि विकृत चित्त का घोषित हो गया हो और इसके बारे में न्यायालय का निर्णय स्पष्ट हो। तीसरी योग्यता है यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया हो गया मान लीजिए कोई व्यक्ति, तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भी अयोग्य माना जाता है, और संसदीय कानून के अनुरूप यदि उसमें और कोई अयोग्यता हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता, वह चुनाव के अयोग्य माना जाता है। इसके बाद दल परिवर्तन के आधार पर अनर्हता या अयोग्यता। 10वीं अनुसूची 1985 में जो कानून बना गया था, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जिसमें सम्मिलित किया गया था, उस दल परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई कि कोई विधानसभा का सदस्य, जो विधानसभा का सदस्य है अभी, वह किन परिस्थितियों में अयोग्य घोषित हो सकता है। मतलब कि निर्वाचित सदस्य भी किन परिस्थितियों में अयोग्य घोषित हो सकता है, इसके बारे में दल परिवर्तन निषेध अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्थाएं की गई। जैसे सबसे पहले है यदि कोई विधानसभा का सदस्य स्वेच्छा से दल को छोड़ देता है, दल का परित्याग कर देता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। मतलब यह है कि भारत में जो भी चुनाव होते हैं राजनीतिक दलों के माध्यम से होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दल की टिकट लेकर के चुनाव लड़ता है तो और वह विजयी होता है, निर्वाचित घोषित होता है, तो जब तक विधानसभा का सदस्य है वह व्यक्ति, तब तक दल को छोड़ नहीं सकता। यदि दल को छोड़ देता है तो वह दल की सदस्यता के अयोग्य हो जाता है। 1985 के पहले भारत में आया राम गया राम की राजनीति थी और इस राजनीति ने पूरे देश की व्यवस्थाओं को पूरा तहस नहस कर दिया था। यहां तक कि कई बार ऐसी भी स्थिति आई कि कुछ ऐसे जो सदस्य भारत में सामने आए जो कि विधानसभा का निर्वाचन जीतने के बाद, विधानसभा के निर्वाचित होने के बाद तत्काल बाद उन्होंने अपने दल को छोड़ दिया, किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार की चीजों को इसके अंतर्गत निषेध किया गया है। दूसरा, यदि मान लीजिए कोई सदस्य दल की इच्छा के विरुद्ध, दल के निर्देशों के विरुद्ध विधानसभा में मतदान करता है और यदि वह दल उस सदस्य को 15 दिन के अंदर क्षमा प्रदान नहीं करता है तो वह दल की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी विशेष मतदान की स्थिति आती है या जब कभी भी सदन में मतदान की आवश्यकता पड़ती है, प्रायः प्रत्येक दल अपने सदस्यों को निर्देश जारी करता है कि अमुक विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना है या उसके विपक्ष में वोट देना है। लेकिन मान लीजिए कोई सदस्य अपने दल के निर्देशों की अवहेलना करते हुए दल के विरुद्ध मतदान करता है तो निश्चित रूप से उस बात सामने आएगी और यदि वह दल उस सदस्य को 15 दिन के अंदर क्षमा प्रदान नहीं करता है तब उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। तीसरा, मान लीजिए
एक सदस्य या कुछ सदस्य मिल करके अपने दल को छोड़ देते हैं और दूसरे दल में सम्मिलित हो जाते हैं, तो भी उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। और चौथा है, और इसके बाद ये 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों के आधार पर किसी निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अयोग्य घोषित कौन करेगा? स्पीकर करेगा। निर्वाचन के पहले यदि कोई किसी सदस्यता की किसी व्यक्ति की अयोग्यता की बात आती है, निर्वाचन के पहले यदि कोई किसी व्यक्ति की अयोग्यता की बात आती है तो इसका फैसला न्यायालय करेगा। लेकिन निर्वाचित होने के बाद दल परिवर्तन के आधार पर यदि अयोग्यता की बात सामने आती है तो उसका निपटारा सदन का अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा। और मान लीजिए उसमें ऐसी कोई अयोग्यता आ जाती है जो कि कोई सदस्य सदन का सदस्य होने लायक नहीं है, तो उसका फैसला फिर राज्यपाल करेंगे निर्वाचन आयोग की सलाह पर। भारत में लाभ के पद संबंधी कई प्रकार के विवाद सामने आ चुके हैं। तो यदि मान लीजिए कोई सदस्य विधानसभा का सदस्य होते हुए भी किसी लाभ के पद को स्वीकार करता है, जैसा जय बच्चन ने राज्यसभा का सदस्य होते हुए लाभ का पद स्वीकार किया था उत्तर प्रदेश में, तो उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। और सदस्यता समाप्त करने के पहले केंद्र में राष्ट्रपति, प्रांतों में राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श लेंगे और निर्वाचन आयोग उसकी जांच करके यह बताएगा कि उसने लाभ के पद को स्वीकार किया या नहीं, या वह पद जिसको वह संभाल रहा है लाभ का पद है या नहीं। अच्छा, इसी दल परिवर्तन के अंतर्गत भी एक कुछ अपवाद हैं कि मान लीजिए किसी दल के 2/3 सदस्य अपने दल का किसी दूसरे दल में विलय के बारे में मतदान करते हैं या सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन एक दल का दूसरे दल में विलय के लिए कम से कम उस दल के 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। 2/3 मतलब कि 3 भाग का 2 भाग। और सदन का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष चाहें तो अपने दल को छोड़ सकते हैं। जिस दल की टिकट से वो चुनाव जीते, अपने अध्यक्ष और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद का निर्वहन कर रहे हैं तो वो चाहें तो अपने दल को छोड़ सकते हैं। यदि वो दल को छोड़ भी देते हैं तो भी उनकी सदस्यता यथावत बनी रहेगी। आखिर अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को दल छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है? ताकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर न केवल निष्पक्ष रहें अपितु निष्पक्ष दिखें भी कि हमने अपने दल को छोड़ दिया है, इसलिए अब हम इस पद पर रहते हुए पूरे सदन के प्रतिनिधि निष्पक्ष हैं। आप मन निष्पक्षता पर किसी प्रकार से आक्षेप नहीं कर सकते। तो अपने सदस्यता, अपने निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए वो चाहें तो दल की सदस्यता को छोड़ सकते हैं। इसके बाद अभी इसकी चर्चा हो गई। किसी सदस्य की अयोग्यता पर विचार करने के लिए राज्यपाल इस प्रकरण पर विचार करेंगे और राज्यपाल इस बारे में आदेश देने के पहले निर्वाचन आयोग की सलाह लेंगे। निर्वाचन आयोग की सलाह को मानना राज्यपाल के लिए आवश्यक होगा। इसके बाद 2 सदनों की सदस्यता नहीं, कोई भी एक व्यक्ति 1 से अधिक सदनों की सदस्यता एक साथ धारण नहीं कर सकता। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य है या किसी दूसरे राज्य के किसी सदन का सदस्य है और वह इस राज्य का भी विधानसभा की सदस्यता प्राप्त कर चुका है, निर्वाचित हो गया है, तो ऐसी स्थिति में 2 सदनों की सदस्यता उसके लिए उचित नहीं होगी। वह एक जगह को खाली करेगा और दूसरे पर बना रहेगा। लेकिन मान लीजिए वह ऐसा नहीं करता है। मान लीजिए एक विधान परिषद का सदस्य, अभी एक विधान परिषद का सदस्य है वह व्यक्ति, और विधानसभा का चुनाव लड़ता है
विधानसभा का चुनाव लड़ता है। मान लीजिए वह विधान परिषद का सदस्य विधानसभा का चुनाव जीत जाता है, तो सदन को सदस्यता हो गई, और वह निर्वाचित होने के बाद मान लीजिए विधान परिषद की बैठक चल रही है और विधान परिषद की बैठक में सम्मिलित हो जाता है, तो क्या होगा? उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। मान लीजिए विधान परिषद का सदस्य राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत गया, और विधानसभा का अधिवेशन होने के पहले मान लीजिए विधान परिषद की बैठक हो रही है और उस बैठक में यदि वह सम्मिलित हो गया, तो यह माना जाएगा कि वह विधानसभा की सदस्यता को छोड़ दिया है, उसकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी, विधान परिषद का सदस्य वह यथावत बना रहेगा। जैसे पंचायत चुनाव में यदि मान लीजिए कोई पंच, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति, खैर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, छोड़ दीजिए, तो ये स्थिति है, लेकिन वह विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेता है। शपथ लेने के बाद यह माना जाएगा कि उसने विधान परिषद की सदस्यता को छोड़ दिया है, विधान परिषद की वह सीट उसके लिए खाली मानी जाएगी और वह विधानसभा में सदस्य बना रहेगा। इसके बाद 60 दिन अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई सदस्य 60 दिन तक लगातार विधानसभा के अधिवेशनों में भाग नहीं लेता, बैठकों में भाग नहीं लेता, बीच में 4 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हुआ है बैठकों के बीच, तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। लेकिन वह चाहे तो अपनी अनुपस्थिति की सूचना स्पीकर को दे करके वह अपनी अनुपस्थिति से या सदस्यता के वंचित होने से बच सकता है। इसके बाद अब देखें अवधि। जहां तक विधानसभा की अवधि का प्रश्न है, इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहली बात, संविधान विधानसभा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित करता है। 5 वर्ष की गणना कहां से की जाएगी? जिस दिन प्रथम अधिवेशन होता है और सदस्य शपथ लेता है, उस तिथि को, मतलब प्रथम अधिवेशन की प्रथम तिथि से सदस्यता की अवधि की गणना होती है और उस तिथि से लेकर के अगले 5 वर्ष तक सदन बना रहता है। मतलब सदन की अवधि 5 वर्ष है। दूसरी बात, राज्यपाल कभी भी चाहे तो मुख्यमंत्री के परामर्श पर या अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक। तीसरी बात, यदि मान लीजिए प्रांत में संवैधानिक संकट की घोषणा हो गई तो मंत्रिमंडल तो भंग हो जाएगा और विधानसभा को स्थगित किया जाता है, भंग नहीं किया जा सकता एकदम से। मान लीजिए संवैधानिक संकट की घोषणा हुई, उस घोषणा के बाद मंत्रिमंडल तो भंग हो जाता है, लेकिन विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है। निलंबन का मतलब है विधानसभा की बैठक जब तक संवैधानिक संकट है तब तक उसका अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। और जब संसद के दोनों सदन संवैधानिक संकट की स्वीकृति दे देते हैं, संवैधानिक संकट पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं, संसद से प्रस्ताव पारित हो जाता है कि ठीक है अमुक राज्य में संवैधानिक संकट बना रहेगा, तब विधानसभा को भंग किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। 2 बातें हो गई, 3 बातें हो गई। चौथी बात, यदि मान लीजिए देश में बाह्य आपातकाल की घोषणा हुई तो बाह्य संकट के समय संसद के द्वारा कानून बना करके राज्य विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए। और जैसे ही आपातकाल की घोषणा समाप्त हुई उसके 6 माह के अंदर विधानसभा का
नया निर्वाचन होना आवश्यक है। बाह्य संकट की घोषणा हुई, बाह्य संकट के समय चुनाव संभव नहीं है। यदि मान लीजिए उसका कार्यकाल 5 साल हो गया है या 5 साल होने वाला है, तो संसद कानून बना के उन राज्यों की विधानसभाओं की अवधि को बढ़ा सकती है एक बार में 1 साल के लिए। फिर मान लीजिए फिर भी आपातकाल की स्थिति है तो फिर से उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही बाह्य आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हुई, उसके 6 माह के अंदर नया निर्वाचन का होना अनिवार्य है। इसके बाद सत्र की बात है। विधानसभा का सत्र लोकसभा राज्यसभा की भांति वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है और इन 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। वैसे प्रायः हमारे देश में जितने भी विधानसभाएं हैं, विधान परिषद हैं, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे जितने भी संगठन हैं, इनके 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। एक बजट अधिवेशन, दूसरा वर्षाकालीन अधिवेशन जिसे पावस सत्र कहा जाता है, और तीसरा शीतकालीन अधिवेशन दिसंबर में। ये प्रायः हमारे देश की परंपरा रही है और 3 अधिवेशन विधानसभाओं के भी होते हैं। इसके बाद शपथ। राज्य विधानसभा के सदस्य राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। प्रायः परंपरा बन गई है कि जैसे ही राज्य विधानसभा का गठन हो जाता है, स्वाभाविक है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल अपना पदभार ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद विधानसभा का अधिवेशन बुलाए जाने की चर्चा होती है। जैसे ही विधानसभा का अधिवेशन बुलाए जाने का तय हो गया, तारीख फिक्स हो गया, तो यह परंपरा रही है कि सदन का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है, सदन का जो सबसे वयोवृद्ध सदस्य है, उस व्यक्ति को राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी स्पीकर के पद पर नियुक्त करते हैं मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के परामर्श पर। वह प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं और फिर प्रोटेम स्पीकर जब अधिवेशन शुरू होता है, तो अधिवेशन शुरू होने के बाद वही प्रोटेम स्पीकर शेष सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। यह शपथ का कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद फिर अगले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है। जब कभी भी विधानसभा का नया निर्वाचन हो जाए, तो नया निर्वाचन होने के बाद पहले अधिवेशन को राज्यपाल अपने अभिभाषण द्वारा संबोधित करते हैं। और प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन, मतलब बजट अधिवेशन के पहले दिन राज्यपाल दोनों सदनों में अभिभाषण करते हैं। ये नियम है, ये संविधान में यह उल्लिखित है। और आगे है गणपूर्ति। गणपूर्ति जैसे कि लोकसभा राज्यसभा का है, उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10 निर्धारित किया गया है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग निर्धारित किया गया है। तो जैसे मान लीजिए किसी राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या 400 है, तो कम से कम 40 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 100 से कम है, मान लीजिए जैसे गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है, तो 1/10 इसका होता है 4। तो क्या 4 सदस्यों से सदन की कार्यवाही वैध मानी जाएगी? नहीं। तो इसमें एक परंतु लगाया गया है कि विधानसभा की गणपूर्ति 1/10 कुल सदस्य संख्या का 1/10 अथवा कम से कम 10 होगी। मतलब कि चाहे विधानसभा की सदस्य संख्या जितनी भी कम हो, लेकिन कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति होने पर ही गणपूर्ति मानी जाए। मतलब न्यूनतम गणपूर्ति 10 है और सामान्य गणपूर्ति 1/10 है। 1/10 का मतलब कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ये है विधानसभा की एक सामान्य सी जानकारी। आगे की चर्चा फिर अगली बार करेंगे। आपको धन्यवाद।